हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोगों को कल यानी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार जी के मान में परिवर्तन होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी से हम जब ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती घटता है। पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं तो ये दूरी के समानुपात में घटता है, दूरी के हिसाब से घटता है। इस तरह से और इसलिए जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं जी का मान घटते घटते केंद्र पर 0 हो जाता है। पृथ्वी के अक्षांश के हिसाब से भी जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी बिल्कुल गोली नहीं है, ध्रुवों पर कुछ चपटी है, यानी ध्रुवों पर जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो छोटी है, जबकि विषुवत रेखा पर बड़ी है। तो जब विषुवत रेखा पर बड़ी है तो वहाँ पर जी का मान निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि जो जी है वो निर्भर करता है दूरी के वर्ग पर। G = G(m)(e/r)(e²). तो जहाँ पर इसका मान ज़्यादा होगा वहाँ जी का मान कम होगा, जहाँ इसका मान कम होगा वहाँ ज़्यादा होगा। चूँकि ध्रुवों पर इसका मान कम है इसलिए जी का मान ज़्यादा, और ध्रुवों से जैसे जैसे विषुवत रेखा को जाते हैं वैसे वैसे जी का मान घटता जाता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम हो जाता है। अब हम लोगों को देखना है जो चौथा है वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी में परिवर्तन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसके कारण घूर्णन के कारण से पृथ्वी का प्रत्येक कण घूर्णन गति करता है, वृत्तीय गति करता है और किसी न किसी वृत्त पे घूमता है। उस पर अभिकेंद्रीय बल काम करता है, उस पर अभिकेंद्रीय बल काम करता है, क्योंकि प्रत्येक कण उसी में शामिल है और इसलिए उस पर अभिकेंद्रीय बल काम करता है। तो इनके कारण से जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान घट जाता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है ओ, और ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये पृथ्वी, ये यहाँ पर विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या है आरी। ये पृथ्वी का अक्ष है जिसके सापेक्ष पृथ्वी घूर्णन गति करती है। ये घूर्णन अक्ष है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है और इसलिए पृथ्वी इस तरह घूम रही है। हमने मान लिया कि पृथ्वी पर कोई भी एक द्रव्यमान या कोई भी एक कण P बिंदु पर लिया, ये P बिंदु पर एक कण है जिसका द्रव्यमान m है और ये भी इसी पृथ्वी पर है, इसलिए ये भी घूर्णन गति करेगा, यानी ये घूमेगा और एक वृत्तीय मार्ग पर घूमेगा। इसका ये जो मार्ग होगा इस तरह से ये घूमेगा। ये इसकी त्रिज्या है जिस त्रिज्या में ये घूमेगा r।
यदि पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा हो तो ओमेगा से भी घूमेगा, इसके ऊपर जितने भी कण होंगे सभी ओमेगा कोणीय वेग से घूमेंगे। तो यदि पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा तो P पर जो कण है उस पर केंद्र की ओर जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। और इसीलिए P बिंदु पर कण का अभिकेंद्रीय त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ पर आर ये त्रिज्या है और अभिकेंद्रीय जो त्वरण लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है AC। यह है अभिकेंद्रीय त्वरण। अब ये जो हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण है इसका ये हमारा इस दिशा में है, PC दिशा में। P बिंदु पर कण का अभिकेंद्रीय त्वरण AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर PC दिशा में। ये PC दिशा में कार्य कर रहा है, PC दिशा में। अब पृथ्वी का केंद्रीय है इसलिए पृथ्वी के केंद्र की ओर इसलिए पृथ्वी के केंद्र की ओर इस दिशा में यदि इसके ये जो अक्षांश का कोण है अगर ये थीटा मान लें तो ये भी थीटा ही होगा। और इस दिशा में जो आ रहा है आपका AC वो बराबर है ओमेगा स्क्वायर आर, इसलिए केंद्र की ओर, इसलिए P पर PO दिशा में अभिकेंद्रीय त्वरण का घटक अभिकेंद्रीय त्वरण का घटक इस दिशा में अभिकेंद्रीय त्वरण का घटक कितना होगा? ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर है AC का मान तो ओमेगा स्क्वायर आर, और ये कोण थीटा है तो हो जाएगा कास थीटा। ये हुआ ओमेगा स्क्वायर आर कास थीटा। ये इस दिशा में इसका अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। यह अभिकेंद्रीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से प्राप्त होता है। गुरुत्वीय त्वरण से प्राप्त होता है और इसलिए P पर गुरुत्वीय त्वरण G डैश, गुरुत्वीय त्वरण जो इस तरफ G है उसमें से इतना घट जाएगा कि क्योंकि इतना तो अभिकेंद्रीय त्वरण का कार्य कर रहा है, इसलिए P पर गुरुत्वीय त्वरण G डैश ये बराबर हो जाएगा G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कास थीटा।
ये इस P बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण से ये इतना घट जाता है। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती तो अभिकेंद्रीय त्वरण की आवश्यकता न पड़ती, G और G दोनों बराबर हो जाते। इसलिए यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर कास थीटा इतना गुरुत्वीय त्वरण से घट जाएगा, कम हो जाएगा। ये आर जो है ये जगह जगह बदलता रहता है। यहाँ आर का मान कुछ और होगा, यहाँ के कण का मान और होगा, यहाँ के कण का मान और होगा, यहाँ के कण का मान और होगा। इसलिए इस आर को हम कैपिटल आर में बदल देते हैं। कैपिटल आर विषुवत रेखा पर त्रिज्या का मान है। आप ध्यान से देखें, ये आर ई है तो आपका ये भी आर ई है, यहाँ से यहाँ तक OP बराबर आर ई, क्योंकि OP इक्वल टू आर ई, और इसीलिए R बटा आर ई बराबर cos थीटा। ये थीटा है, इसलिए R बटा OP यानी आर ई, तो OP बराबर है आर ई, और इसीलिए R बटा OP बराबर R बटा आर ई बराबर cos थीटा, और इसलिए R बराबर आर ई cos थीटा हमने यहाँ रख दिया। और इसलिए G डैश बराबर G माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर थीटा। यही है पृथ्वी के घूर्णन के कारण किसी भी स्थान पर G के मान में परिवर्तन, थीटा का मान बदलता जाएगा तो G के मान में परिवर्तन भी बदलता जाएगा। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें तो थीटा का मान, जब हम ध्रुव पर आ जाएंगे तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, cos 90 बराबर 0, इसलिए G के मान में कोई परिवर्तन, घूर्णन के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्रुवों पर घूर्णन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यदि हम विषुवत रेखा पर आ जाएं तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा और मैक्सिमम परिवर्तन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, इतनी कमी हो जाएगी। तब विषुवत रेखा पर G के मान में अधिक कमी होती है घूर्णन के कारण, और ध्रुवों पर घूर्णन का प्रभाव न्यूनतम पड़ता है, अर्थात 0 रहता है। इसीलिए विषुवत रेखा पर घूर्णन के कारण G डैश बराबर G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, क्योंकि थीटा बराबर 0, और ध्रुवों पर घूर्णन के कारण G डैश बराबर G, चूंकि थीटा इक्वल टू 90, और ध्रुवों पर घूर्णन के कारण G डैश बराबर G, चूंकि थीटा बराबर 0, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी घूर्णन का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि थीटा बराबर 0, लेकिन विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण पड़ेगा। ये तो हो गया पृथ्वी के घूर्णन के कारण से G के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है।
कोई भी वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय बल लगाती है और उसकी एक सीमा है जहाँ तक उसके बल का प्रभाव पड़ता है, उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाली थी कि किसी भी वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान में जो बल लगता है एकांक द्रव्यमान पर, उसे हम उसकी तीव्रता कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा, किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा। हमने मान लिया कि जो ये यम द्रव्यमान है, हमको इसी के गुरुत्वीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये हमारा यम द्रव्यमान है जो बहुत दूर तक अपना गुरुत्वीय प्रभाव डालता है, गुरुत्वीय बल लगाता है। इससे r दूरी पर किसी भी बिंदु पर यम द्रव्यमान रखा है। इस यम द्रव्यमान की यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा, हमको इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के हिसाब से यम द्रव्यमान को अनंती से, अनंती मीन्स जहाँ कोई बल कार्य नहीं करता, जहाँ इसका प्रभाव खत्म हो जाए, अनंती से इस बिंदु तक लाने में होने वाले कार्य को ही हम इसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अनंती से यम द्रव्यमान को P तक लाने में होने वाले कार्य को उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम ले आए यम द्रव्यमान को, तो हमको कार्य करना पड़ेगा और वो जो कार्य होगा वही इस बिंदु पर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ध्यान रखें, हमको लाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इन दोनों पिंडों के बीच में आकर्षण का बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में खुद आकर्षण होता है, पिंड एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी ये खुद आएगा। इसका मतलब जो भी कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा, वो इस क्षेत्र के द्वारा कार्य होगा, इसलिए जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो इसकी ऋणात्मक होगी। हम स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए मान लिया यम से x दूरी पर, यम से x दूरी पर यम रखा है। ये यहां से x दूरी पर यहां से x दूरी पर, ये दूरी x है, यहां पर यम रखा है। इसलिए यम पर बल F G यम
यम अपान एक्स स्क्वायर, जी यम अपान एक्स स्क्वायर। यही है बल जो इसके ऊपर लगेगा, इस बिंदु पर लग रहा है। यहां ये बल इधर को लग रहा है। मानिए dx दूरी आता है, इसका विस्थापन dx होता है, इसलिए dx विस्थापन में होने वाला कार्य, ये dx विस्थापित होता है। यहां रखा, इतना बल कार्य करता है, ये थोड़ी दूरी dx विस्थापित हुआ। dx विस्थापन में कितना कार्य हुआ? यदि यम का विस्थापन dx है तो कार्य, चूंकि विस्थापन बहुत छोटा है इसलिए कार्य भी बहुत छोटा होगा। ये हो जाएगा f dx यानी g यम अपान एक्स स्क्वायर dx। लेकिन हमको निकालना है, यहाँ का कार्य नहीं निकालना, हमको तो कार्य निकालना है अनंती से और यहाँ तक, यानी इस r दूरी तक लाना है। और अनंती से r दूरी तक आने में, इस द्रव्यमान को लाने में जो कार्य होगा वही यहाँ की स्थितिज ऊर्जा होगी। इसलिए P पर यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा U बराबर अनंती से R तक यम को लाने में कार्य। P पर यम द्रव्यमान की स्थिति ऊर्जा U बराबर अनंती से R तक यम द्रव्यमान को लाने में कार्य, यानी ये बराबर हुआ अनंती से R तक यम द्रव्यमान को लाने में कार्य। dx दूरी तक लाने में होने वाला कार्य हमें पता है, इसलिए अनंती से यहाँ तक लाने में होने वाला कार्य भी मालूम हो जाएगा। इसका समाकलन कर दिया, g यम अपान r एक्स स्क्वायर dx। या u बराबर, समाकलन करेंगे, जी यम एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, आएगा -1 अपान एक्स। वन अपान एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है, ऐसा समझें कि इसको हमने अलग कर दिया, जी यम अपान, अब इसको हमने समाकलन किया अनंती से लेकर r तक, ये हुआ 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है -1/x, और यह है अनंती टू r, मान रख दिया, जी यम, एक बार इसकी जगह r रखेंगे, फिर इसकी जगह अनंती रखेंगे, एक जगह इसके r रखेंगे तो -1 अपान r आया, और फिर इसकी जगह अनंती रखेंगे तो अनंती आया, और दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, आपस में घटा देते हैं, ये 0 हो गया। इसलिए u बराबर जी यम अपान r। लेकिन ये ऋणात्मक होगा क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल लगता है, इसलिए कार्य बाहर से नहीं होता,
ये फील्ड, ये क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र ये खुद कार्य करता है, इसको खींच के ले आता है। इसलिए जो स्थितिज ऊर्जा होगी, ये जो कार्य होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो ये हुआ r दूरी पर किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में m द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा, राइट। अब किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र की किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल, किसी भी द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हम लोगों ने अभी तो स्थितिज ऊर्जा निकाली, हम लोगों को विभव निकालना है। जो विभव है वो स्थितिज ऊर्जा, एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसा समझिए कि अनंती से एकांक द्रव्यमान के द्वारा किसी बिंदु तक आने में होने वाले कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक अनंती से एकांक द्रव्यमान के उस बिंदु तक आने में होने वाले कार्य को ही उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो विभव क्या हुआ? अनंती से एकांक द्रव्यमान, यम द्रव्यमान नहीं बल्कि एकांक द्रव्यमान को P तक लाने में या किसी बिंदु तक लाने में होने वाले कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। यह हुआ विभव। अनंती से एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक आने में होने वाले कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। उस बिंदु का विभव कहते हैं। यानी अनंती से हमको एकांक द्रव्यमान लाने में होने वाला कार्य निकालना है, और एकांक द्रव्यमान को लाने में जो कार्य होगा, या ये कहिए उसे एकांक द्रव्यमान की वो स्थितिज ऊर्जा होगी, हम उसे ही उस बिंदु का विभव कहेंगे। हमको यम द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र है, यम द्रव्यमान गुरुत्वीय बल लगा रहा है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में r दूरी पे कोई बिंदु P है, हमको यहाँ का विभव ज्ञात करना है। P पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है, ठीक है। हमको P पर ज्ञात करना है। यम से r दूरी पर P पर विभव ज्ञात करना।
इसके लिए हम बिल्कुल इसी तरीके को प्रयोग करेंगे, बिल्कुल वही वैसा ही, कोई अंतर नहीं है। मान लिया यम से x दूरी पर यम द्रव्यमान रखा, हमने यम द्रव्यमान रख दिया, फिर इस यम द्रव्यमान पर बल लगेगा gm/x² का बल लगेगा। इसको अगर थोड़ा सा हम विस्थापित करेंगे तो ये छोटा सा एक कार्य हमको प्राप्त होगा। थोड़ा विस्थापित हुआ वो अपने आप विस्थापित होगा, थोड़े विस्थापन में होने वाला कार्य gmm/x² dx होगा। ठीक है। P पर यम द्रव्यमान की स्थिति ऊर्जा निकाल आएगी, U बराबर अनंती से R तक यम को लाने में कार्य, अनंती से R तक यम द्रव्यमान को जितना लाएंगे तो यम द्रव्यमान की वो स्थिति ऊर्जा होगी। हम उसको स्थिति ऊर्जा ना कह के हम केवल कार्य निकालते हैं। ये तो हो गया। यदि यम का विस्थापन dx है तो dw बराबर f dx यानी gmm/x², राइट। अब अनंती से R तक यम को लाने में कार्य W, यानी कार्य W जो होगा वो जो dw है हमने उसी को समाकलन कर दिया अनंती से लेकर R तक। तो अनंती से R तक, इसको ऊपर लिख दें तो थोड़ा क्लियर हो जाए। और इसीलिए अनंती से P तक यम द्रव्यमान को आने में कार्य W, ये हुआ G mm/x², gmm बाहर आया, स्थिरांक है, x² का समाकलन किया तो वो तो ये हमारा जो W होगा, अब वो U नहीं बल्कि हम W ही निकाल लेते हैं। ये W हुआ, ये W होगा और ये W हुआ, यानी यम द्रव्यमान को लाने में होने वाला कार्य जो है वही स्थिति ऊर्जा है और एकांक द्रव्यमान को लाने में होने वाला कार्य, और इसलिए P पर विभव V, विभव बराबर कार्य बटा द्रव्यमान। टोटल कितना कार्य हुआ एकांक द्रव्यमान का होने वाला कार्य, ये बराबर हुआ -G यम अपान R इंटू यम, और इसीलिए V = G यम अपान R। तो P पर यानी यम से R दूरी पर यह विभव का मान है, विभव है, ये तो कार्य है, इसका मात्रक तो जूल होगा, लेकिन ये विभव है जूल प्रति किलोग्राम, यह जूल प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक होगा जूल प्रति किलोग्राम। तो किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव, ये तो हो गया किसी भी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में, किसी भी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में। आइए अब हम पृथ्वी के लिए निकालते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा
और विभव। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा। मान लिया कि पृथ्वी से यच ऊंचाई पर हम स्थितिज ऊर्जा यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं। पृथ्वी के धरातल से यच ऊंचाई पर यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी का केंद्र है। यहां से यहां तक की यह त्रिज्या r है और इससे यच ऊंचाई पर कोई बिंदु P है। इसकी यहां से यहां तक ऊंचाई यच है। हमने इसको इस पूरी ऊंचाई को सुविधा के लिए हमने r कहा। तो पृथ्वी के केंद्र से r प्लस यच बराबर r दूरी पर बिंदु P है। पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर B पर यम द्रव्यमान रखा है। हमने पृथ्वी के इस केंद्र से यहां से B एक बिंदु है, यहां पर B बिंदु है, ये B बिंदु है। इस B बिंदु पर जो B बिंदु है ये x दूरी है यहां से यहां तक। पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर ये दूरी x है। यहां पर यम द्रव्यमान रखा है। पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर B द्रव्यमान रखा है। दूरी पर B पर यम द्रव्यमान रखा, यम द्रव्यमान रखा। इसलिए यम पर गुरुत्वीय बल यदि यम dx दूरी यदि यम
बहुत ही अल्प छोटी दूरी dx विस्थापित होता है। चूंकि इसका आकर्षण बल इसके ऊपर लग रहा है, आकर्षण बल है, इसलिए यहां से ये यहां तक dx दूरी विस्थापित हो गया। dx दूरी नीचे गिरा, आकर्षित हुआ। तो यदि m बहुत ही अल्प दूरी dx विस्थापित होता है तो कार्य dw बहुत छोटा कार्य होगा। बल गुणे विस्थापन gm यही m अपान x स्क्वायर dx। हमको निकालना है किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, इसलिए अनंती से किसी बिंदु तक आने में होने वाला कार्य, इसलिए अनंती से इसी बिंदु तक P तक, इसलिए अनंती से P तक यम द्रव्यमान के आने पर कार्य W बराबर, इसका समाकलन करेंगे, अनंती से चले R तक आए, क्योंकि P की दूरी है R, G यम ई यम अपान x स्क्वायर dx बराबर G यम ई यम, अनंती से लेके R तक 1 अपान x स्क्वायर dx, या W बराबर G यम ई यम -1 अपान x अनंती से लेकर R तक। और जब इसका मान रखेंगे तो 1 अपान अनंती तो 0 हो जाएगा, बचेगा -1 अपान R, तो यह आया माइनस जी यम ई यम अपान R। यही P बिंदु पर, P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए U इक्वल टू माइनस जी यम ई इंटू यम अपान R। R का मान हम रख देते हैं माइनस जी यम ई यम अपान R प्लस H, क्योंकि H ऊंचाई पर है, ये पृथ्वी से धरातल से H ऊंचाई पर, R बराबर है आर ई प्लस H। H ऊंचाई है धरातल से, केंद्र से दूरी आर ई प्लस H, यानी R का मान है आर ई प्लस H। हमने R की जगह आर ई प्लस H रख दिया। तो H ऊंचाई पर ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान है। पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? माइनस जी यम ई इंटू यम अपान आर ई, चूंकि H बराबर 0। पृथ्वी पर आ जाएं तो H का मान 0 हो जाएगा।
और इसे जब H 0 हो जाएगा तो GMEM अपान RE ये पृथ्वी के धरातल पर यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा होगी। अब यम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि या तो अनंती से यम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तक आएगी तो इतना कार्य होगा, या हम यम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के धरातल से अनंती तक ले जाएंगे तो हमें इतना ही कार्य करना पड़ेगा। अगर हम ले जाएंगे अनंती तक तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा, अगर ये खुद अनंती से आएगी पृथ्वी के धरातल तक तो इतना कार्य करेगी। यानी ये जो स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि या तो हम धरातल से पृथ्वी के धरातल तक अनंती तक ले जाएं तो भी यही कार्य होगा, और अनंती से अगर पृथ्वी के धरातल तक कोई वस्तु खुद आए क्योंकि आकर्षण बल लगता है तो भी वो इतना कार्य उस पर होगा, और अनंती तक हम ले जाएं तो हमको इतना कार्य खुद करना पड़ेगा, अर्थात तब कार्य धनात्मक हो जाएगा। हम कह सकते हैं इसलिए यम द्रव्यमान को अनंती तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य बराबर होगा GMEM अपान RE। ये जो स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के धरातल पर है, पृथ्वी के धरातल पर इस स्थितिज ऊर्जा में हम थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, चूंकि G = GME अपान RE स्क्वायर पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान GME अपान RE स्क्वायर। यदि हम GME का मान यहाँ रख दें, यहाँ GME का मान रख दें तो पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमको इस रूप में मालूम हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर U बराबर -GRE स्क्वायर यम अपान RE। GM बराबर GR स्क्वायर, और ये हुआ यम, नीचे RE ये कट जाएगा, और इसीलिए U बराबर -MGRE। ये पृथ्वी पे धरातल पर स्थितिज ऊर्जा का मान इस रूप में भी है। तो आज तो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।